मानवता के साथ एक जो हमारी कड़ी है कि हम दिखाएंगे सच, सच और सिर्फ सच दिखाएंगे, सच के अलावा और कुछ नहीं दिखाएंगे। जो कुछ भी चल रहा है, जो झूठ का दायरा है, जो झूठ के दायरे बढ़ रहे हैं और उस दायरों को कम करना, उसको आईना दिखाना वॉइस ऑफ मानवता का कर्तव्य है, धर्म है, परमो धर्म है। और उस धर्म को कभी छोड़ा नहीं जाता। होता होगा किसी के लिए धर्म और कुछ, हमारे लिए धर्म सच है, सच और सच के सिवा कुछ नहीं। लोकतंत्र में हमेशा सवाल किए जाते हैं, बुझते सवाल किए जाते हैं, जलते सवाल किए जाते हैं, हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन आज हमारे देश में जहां लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, लोकशाही है, वहां सच पूरी तरह से ध्वस्त है, झूठ का बोलबाला है। और इसलिए हम लेकर के आए हैं, आज हम आपके सामने गौतम राणेसागर लेके आए हैं। हम दिखाएंगे आईना सच का और सच की ही बात करेंगे। आप देखिए हो क्या रहा है, हमें लग रहा है कि ये कहीं हम झूठ युग में तो नहीं है। कभी सुनते थे हम कि सतयुग था, त्रेता युग था, दो द्वापर था, कलयुग था और 2005 से लेकर के 2014 तक क्यू युग था। क्यू युग समझते हैं ना? आपने देखा क्यू युग का मतलब, चाहे जहां जाइए, पानी भरना है तो क्यू में आइए, राशन लेना है तो क्यू में आइए, भाषण देना है तो क्यू में आइए। और यहाँ तक कि कई लोग जब आत्महत्या करने जाते थे उनको भी क्यू में लगना पड़ता था। एक घटना सुनाई गई कि एक सज्जन अपनी जिंदगी से जब ऊब गए तो वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गए। पहाड़ पे चढ़ने के बाद अपने शरीर को थोड़ा सा उन्होंने लिटाया और खाई की तरफ बढ़ाया ही था कि किसी ने टांग पकड़ करके खींचा और कहा कि क्यू में आइए, 2 अक्टूबर से खड़ा हूं, आज 14 नवंबर है, पहले मेरा नंबर है। तो वो क्यू युग चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद से ये झूठ युग चल रहा है और इस झूठ युग का पर्दाफाश करना हमारा दायित्व है, आपका दायित्व है। इसलिए जब पूरे देश में झूठ का बोलबाला हो, हर जगह झूठ का आलम हो, एक आदमी झूठ बोल रहा है, 2 आदमी झूठ बोल रहा हो, सारी संस्था झूठ जब बोलने लग जाए, कमाल तो तब हो गया कि जब ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग, जिन पे पूरा देश विश्वास करता था, एक एक व्यक्ति विश्वास करता था, आज वो भी झूठ बोल रहा है। तो क्या हम ये ना मान ले कि हम झूठ युग में आ गए? और जब हम झूठ युग में आ जाए तो हमें ये कैफ साहब की ये लाइनें जरूर याद करनी चाहिए कि बोल की लब आजाद है तेरे, कि बोल जवाब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जा अब तक तेरी है। देख के आहंगर की दुकान में तुंद है सोले सुर्ख है, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल की थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जवा की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो बोलना है कुछ कह ले। आज हम कहेंगे जो भी सच है, जो भी झूठ को दबाया जा रहा, झूठ को परोसा जा रहा, सब जगह परोसा जा रहा, आज हम उसका खुलासा करेंगे। और उस खुलासे के लिए हमारे बीच में जो विद्वत जनों की आज उपस्थिति है, निश्चित तौर पे इनके साथ हम इस झूठ युग का पर्दाफाश करेंगे और सच का खुलासा करेंगे। हो सकता है सच को थोड़े दिनों के लिए दबा दिया जाए, सच को थोड़े दिन के लिए कहीं दबा करके रख लिया जाए, हो सकता है बर्फ की सिल्ली में भी ढकने के प्रयास किए जाएं, लेकिन सच बहुत दिनों तक नहीं दबाया जा सकता। आज वही प्रतिबद्धता, आज वही प्रतिज्ञा लेकर के उपस्थित हुए हैं दुनिया के बेहतरीन चैनल वॉइस ऑफ मानवता में, और आपके सामने गौतम राणेसागर सच का आईना लेके आए हैं। आज हम दिखाएंगे झूठ को आईना सच का और ये बताएंगे कि झूठ देख कितना बदसूरत दिखता है तू।
कितना खूंखार दिखता है तू, कितना जालिम दिखता है तू। क्या वास्तव में तू चाहता था इसी तरह तेरी शक्ल हो? आप तेरी शक्ल का खुलासा करेंगे निश्चित तौर पे। आप दिखाएंगे तुझे आईना और तू खुद न डर जाए तो फिर कहना कि झूठ क्या होता है। झूठ के पैर नहीं होते, झूठ चलता बहुत तेज है। आप कहते हैं ठीक है चलता होगा, काली खा आप अंधेरे गुफा में झूठ को चला रहे हैं, लेकिन हमने तय किया है कि इस झूठ को नहीं चलने देंगे, इस सच को नहीं चलने देंगे। इसीलिए हमारे बीच में जो हमारे मेहमान उपस्थित हैं, मेहमान तशरीफ फरमा है यहाँ अब आपके डिबेट में बात करने के लिए, वाद विवाद में बात करने के लिए, उनसे आपकी तारीफ कराएं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी। दुर्गा प्रसाद यादव जी, वॉइस ऑफ मानवता में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। हमारे बीच में इब्ने अली इदरीसी साहब, जिनका बहुत आप 1965 में से बड़ा गुणगान करते रहे, जिस वीर शहीद का बड़ा गुणगान करते रहे, वीर अब्दुल हमीद, परम वीर चक्र विजेता, ऐसे वीर अब्दुल हमीद के वंशज आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। इब्ने अली इदरीसी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। ये सच्चा देश आपको सलाम करता है, आपके पूर्वज को तो हमेशा सलाम करता रहेगा। ऐसा नायाब हीरा न जल्दी धरती पे पैदा हुआ है और न फिर पैदा होगा, और ऐसे वंशज होने के नाते आपका इस्तकबाल करता है, आपको हम लोग सलाम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका वॉइस ऑफ मानवता पे। हमारे बीच में नारी शक्ति की प्रेरणा स्रोत विजय लक्ष्मी जी, जो लक्ष्य लेकर के चल रही हैं, और लक्ष्य क्या है ये आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि हमारे देश में ज्योतिबा फूले साहब ने ये माना था कि जिस देश की महिलाएं, जिस देश की खवातीनें अगर तालीम याफ्ता हो जाए, उनको शिक्षा मिल जाए, निश्चित तौर पे उस देश बहुत दिन तक अंधकार में नहीं रह सकता, बहुत दिन तक अंधेरे में नहीं रह सकता। और ऐसी सोच के साथ, ऐसे लक्ष्य के साथ, लक्ष्य को भेदने के लिए आगे बढ़ती हुई हमारे बीच में श्रीमती विजय लक्ष्मी जी मौजूद है। विजय लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता में। जय। अब हम सबसे पहले प्रश्न लेकर के आते हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी से कि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, आप ये बताइए कि पूरे देश की सरकार ये कह रही है कि हमने गरीबों को भोजन दिया, सभी लोगों को ये कहा कि आप उनसे 3 महीने के किराए न लें, फैक्ट्री वालों से हमने कहा कि उनको 3 महीने अगर काम नहीं कर रहे हैं, 4 महीने काम नहीं कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें दी जाए। बावजूद इसके जब हमने ये इच्छा जाहिर की कि जो जहां है, जैसे है, उस स्थिति में है, लेकिन क्या करें, मनुष्य का मन है, मानता नहीं, वो घर जाने के लिए तड़प रहा है, इसलिए मुझे निर्णय बदलने पड़े। क्या आपको इस बात में कहीं सच्चाई दूर दूर तक भी नजर आती है, या फरेब नजर आता है, और ना नजर आती है फितरत, या धूर्तता नजर आती है? क्या नजर आता है आपको? राणे साहब, कुछ भी कहने से पहले जो परिदृश्य आपने दिखाया है वर्तमान का, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2014 से आपको नजर आ रहा है, जरा इतिहास के आईने में जाइए। ये नई बात नहीं है, झूठ तो इनके डीएनए में बसा हुआ है। इनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, ये झूठ की ही पैदावार है, और पुराणों से लेके इनका सारा इतिहास झूठ पर निर्भर है। वर्ण व्यवस्था को इन्होंने पुराणों की उपज बता दिया। अब साबित होने लगा है कि वर्ण व्यवस्था बुद्ध के समय में नहीं थी, उसको इतिहासों में झूठ ला करके परोसा गया। जो भी इतिहास या पुराण लिखे गए, जो भी इस देश के मूल निवासियों के खिलाफ रचनाएं रची गई, सब झूठ पर आधारित है। मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा हूँ, भूगोल का प्रोफेसर रहा हूँ, ग्रहों नक्षत्रों के बारे में जानता हूँ। पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, आज तक बताया जाता रहा है। भूगोल में बताया जाता है कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। मैं ये पीछे की बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आपने झूठ के युग की बात 2014 के बाद की है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी पृष्ठभूमि
इतिहास में बहुत पहले से तैयार हो गई थी। 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तो उसकी शाखाओं में सिर्फ झूठ ही परोसा जाता है, झूठ के अलावा कुछ नहीं परोसा जाता है। और ये जितनी पार्टियां हैं जिन्होंने भारत में बहुत दिनों तक शासन किया, मैं एक चीज बार बार अपने वार्तालाप में कहता रहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात पहले ही कह दिया था कि राजनीतिक आजादी से पहले इस देश में सामाजिक आजादी की आवश्यकता है। दुर्भाग्य था कि देश की आजादी से पहले इस देश में 3 वर्ग हुआ करते थे। एक शासक हुआ करता था जो अंग्रेज था, दूसरा शोषक हुआ करता था जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक रूप से शोषण करता था, और तीसरा बहुत बड़ा समाज था जो शोषित समाज था, जो इस देश का मूल निवासी था। इस देश का दुर्भाग्य ये रहा राणे साहब कि शासक तो इस देश से चला गया, लेकिन जो शोषक था उसके हाथ में इस देश की बागडोर बना के रख करके चला गया। अब वो जो शोषक था, जो विभिन्न तरीकों से इस देश के बहुजन समाज का शोषण किया करता था, उसके हाथ में सत्ता की बागडोर आ गई। अब सत्ता के माध्यम से भी शोषण शुरू हो गया, और ये जो शोषण आप सत्ता के माध्यम से देख रहे हैं, ये शासन प्रशासन में बैठे उस समाज के जिनका डीएनए ही झूठ पर आधारित है, उस समाज के 90% लोग जो शासन प्रशासन में प्रमुख जगहों पर बैठे हुए हैं, झूठ बोलना, झूठ परोसना, झूठ दिखाना और झूठ देखना, यही इनका काम है। इसकी गिनती करने लगेंगे आप तो पता ये चलेगा कि इतिहास में बहुत लंबा एक दर्ज हो जाएगा इनके झूठ का रिकॉर्ड। 2014 तो अभी ये मामूली बात है, उसमें जिन झूठों के सहारे ये सत्ता में आए, हमारा ये समाज बड़ा भोला है। वो राजनीतिज्ञों पर पहले विश्वास किया करता था कि जो ये बोलते हैं वैसा करेंगे, इसी नाते मैनिफेस्टो बनाया जाता था। लेकिन इधर धर्म के नाम पर झूठ, समाज के नाम पर झूठ, आरक्षण के नाम पर झूठ, जाति के नाम पर झूठ। आखिर ये क्या हुआ? मुझे जात का नाम देके गाली दिया गया, आरक्षण में समाप्त होने नहीं दूंगा, और पूरा आरक्षण समाप्त हो गया। 200 पॉइंट रोस्टर के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी गई। अनुसूचित जात का आरक्षण जो कि 1931 में बाबा साहब ने पूना पैक्ट का भाग था, उसको संविधान की मूल भावना में थी, उसको हटाने के लिए डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब 1 मिनट में आप अपनी बात खत्म कर लें, क्योंकि पहली बार में हम 3-3 मिनट लोगों को देंगे, इसके बाद फिर लौट के आएंगे। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस झूठ युग की बात आप करते हैं, ये झूठ युग आज से नहीं शुरू हुआ है, सदियों से है। और ये झूठ बोलने वाले दुर्भाग्य इस देश का है कि वो सत्ता में आकर बैठ गए हैं और उनके डीएनए में झूठ है। इस नाते चाहे शासन में बैठा शासक नेता हो, चाहे प्रशासन में बैठा अधिकारी हो, सबके सब डीएनए में झूठ है। वो झूठ लिखते हैं, झूठ पढ़ते हैं, झूठ परोसते हैं। इस नाते ये कहना ये हरे घास के हरे सांप थे, 2014 से फुफकारने लगे तब आपको नजर आने लगा। झूठ तो ये सदियों से बोलते रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस नाते आज इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके बारे में झूठ कहना तो झूठ को भी आईना दिखाना है। बहुत बहुत सही बात आपने कही है। ये इस आपके इस बात पे आते हैं कि वास्तव में शुरुआत कहाँ से हुई। जब वेदों की रचना हुई, सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, तो ऋग्वेद के जो छांदस प्रयोग किए गए, उसमें प्रयोग किया गया देवाधिनाम जगत सर्व मंत्राधिनाम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधिनाम तस्मान ब्राह्मण देवता। इसका मतलब यह है कि ये पूरी दुनिया खुद नहीं चलती, उसको देवता लोग चलाते हैं। देवता खुद नहीं चलते, उसको मंत्र चलाता है, और मंत्र खुद नहीं चलता, उसको ब्राह्मण चलाता है। इसलिए पूरी धरती का भूसुर, धरती का कोई देवता है तो वो ब्राह्मण है। उस बात पे आएंगे। इब्ने साहब, आपको जहां पूरे देश को फक्र करना चाहिए, ऐसे वीर शहीद जिन्होंने हथियार न होने के बावजूद, पूरे साजो सामान न होने के बावजूद 6 टैंक तोड़ डाले थे वीर अब्दुल हमीद जी ने, और 7वीं टैंक में अपनी शहादत दी, लेकिन पीठ नहीं दिखाया। जब ऐसे घरानों पे,
ऐसे शहादत देने वाले लोगों पे, ऐसे देश पे मर मिटने वाले लोगों पे जब प्रश्न उठाए जाते हैं, जब उनके लिए गद्दार शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका क्या दिल जख्मी नहीं होता है? आपका दिल जख्मी नहीं होता? आप पूरी तरह से आप कांप नहीं जाते कि आखिर हो क्या रहा है इस देश को, जिन्होंने लहू दिया? जब बागवा को लहू की जरूरत थी तो हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आप जरा बयां करें, इससे क्या तकलीफ आपको होती है, कैसा तकलीफ महसूस करते हैं इब्ने अली साहब? जय हिंद सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और बहुत बड़ा शुक्रगुजार आपका हूं श्री गौतम राणे सागर साहब, और मेरे साथ में जो जुड़े हैं मेहमान बहन विजय लक्ष्मी गौतम जी, डॉक्टर श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी। सर, तकलीफ तो होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बयान नहीं कर सकते कि कितना दर्द है। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये चंद लोग हैं जो हमें बदनाम करते हैं और गद्दार कहते हैं, बहुत दुख होता है। देखिए सर, मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं श्री भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में दो शब्द कहूँगा। सर, 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और हमारे देश के जो वीर थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, और आहुतियाँ देकर वो तो इस मुल्क से, इस देश से चले गए। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया पूर्ण रूप से। हमारे जो वीर थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। उसके बावजूद अब देश को चलाना, देश की बागडोर किन लोगों के हाथों में हो, ये बड़ा कठिन सवाल था साहब, और बड़ा ही मुश्किल काम था। देश किन लोगों के हाथों में जाए और इसकी बागडोर किन के हाथों में हो। ऐसे में श्री भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान को भारत माँ के समक्ष लाकर ये साबित कर दिया कि भारत माँ के लाल हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को बराबर का सम्मान मिलेगा। अगर ये सम्मान भारत में किसी को एक मिला है, सबको एकजुट होने की मानव समानता की एक डोर में बांधा गया, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जाता है। लेकिन साहब, उस संविधान के अकॉर्डिंग हमने जीना शुरू कर दिया। अब चंद शरारती तत्व जो हैं हमें गद्दार साबित करते हैं। सर सुनिए, जब जब भी मुसलमान का आप सीना चाक करके देखेंगे, और मुसलमान का किसी भी भारतवासी का, मैं जात धर्म की बात नहीं करता, तो कसम से कह रहा हूं, एक तरफ उसके सीने में कुरान मिलेगा, दूसरी तरफ संविधान मिलेगा, और तीसरी तरफ देश प्रेम मिलेगा। ये है मुसलमान भारत का। बहुत खूब। जनाब देखिए, मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं और सही बात कर नहीं पाता हूं, लेकिन आपने जब मुझे बुलाया है तो दो शब्द में बोलूंगा। हमें दिल की बात चाहिए, मैं दिल की बात बोलना चाहता हूं सर। हाँ सर, देखिए, इन चंद लोगों ने, मैं आपकी संस्कृत को सुनकर थोड़ा सा, मैं भी जरा कथावाचक व्यक्ति हूं, मैं भी थोड़ा संस्कृत के दो अल्फाज बोलना चाहूंगा कि भारत ऐसा नहीं है, ना ही भारत के लोग ऐसे हैं। चंद तत्व ऐसे हैं जो भारत में हिंसा कराना चाहते हैं। भारत के सभी लोग बड़े मासूम हैं। उन भोले भाले भारतवासियों को ये लोग जो हैं सूली पर चढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये जानते नहीं है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता वो उसमें खुद ही गिर जाता है। सर, मैं आपको बताता हूं एक बहुत पुरानी, मैं दिल से ही बोलूंगा सर। एक संस्कृत का श्लोक है, ये सा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मनुष्य मृत्युलोका मृगास्यन्ति। ऐसे लोग जिनके पास न शिक्षा है, न तप करने की क्षमता है, सही ज्ञान उनके पास नहीं है, सहनशीलता भी उनके पास नहीं है, और ना ही कोई धर्म की अच्छी जानकारी रखते हैं। आज वो लोग हमें धर्म के बारे में सिखाते हैं, और वही लोग हम लोगों को ये बताते हैं कि तुम देशद्रोही हो। सर देखिए, भारत को तिरंगा देने वाली हमारी कौम और मुस्लिम समाज का छात्र या बच्चा, वो जब भी कलम पढ़ता है ना, तो उसके कलम से पहला अल्फाज निकलता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और जब भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति कभी भी मातृभूमि की रक्षा के लिए लगाया जाता है, तो वो अपने प्राणों की आहुति देकर परमवीर चक्र विजेता बनकर वीर अब्दुल हमीद बनकर लौटता है। हम वीर अब्दुल हमीद को मानने वाले हैं, हम भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं, हम महात्मा गांधी को मानने वाले हैं।
हम देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब लोग हमें गद्दार बोलते हैं या कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे मन को बर्दाश्त नहीं होती, तो बड़ी तकलीफ होती है सर। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा सर, इतना ही बोलूंगा, बाकी आप डिबेट आगे बढ़ा दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया इब्ने साहब। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी 2-3 शब्द बड़ी तेजी से पूरे देश के सामने लाने की कोशिशें हो रही हैं और उस शब्दों के जन्मदाता बनने की कोशिश की जा रही। अभी एक नारा बड़ा तेजी से बुलंद करने की कोशिश की गई, भारत माता की जय। ये हमारा वाइस ऑफ मानवता और खासतौर से गौतम राणे सागर बार बार इनसे पूछता है, हुजूर जरा एक चीज बता दीजिए कि सबसे पहले 1857 की क्रांति में ये नारा किसने बुलंद किया था, भारत माता की जय, ये नारा किसने बुलंद किया था? तो शायद आपको पता नहीं है। अजीम उल्ला खां साहब ने पहले ही कहा था, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिसको आपने मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सबसे पहले नारा बुलंद किया था अजीम उल्ला खां साहब ने। और जिसकी बात अभी ये कह रहे हैं कि अभी आप सुना रहे थे डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की लाइनें, और इनकलाब जिंदाबाद, जिस इनकलाब जिंदाबाद की आप बात करते हैं, वो इनकलाब जिंदाबाद लिखा किसने, किसने कलम दी, किसने रोशनाई लगाई उस जिंदाबाद पे? कभी आपने मौलाना को सुना आपने, हजरत मोहानी साहब को, जो फकीरी में जीवन जीते रहे हैं? उन्होंने कलम बंद किया, इसको रोशनाई उन्होंने दी इनकलाब जिंदाबाद को। इसको हम आगे बढ़ाते हैं और निश्चित तौर पे जो स्थान हमारे लिए माता सावित्रीबाई फुले का है, माता रमाबाई अंबेडकर का है, और बहुत ऐसे हमारे यहाँ जो महिलाएं रही हैं देश को जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और ऐसे ही वही छवि हमें विजय लक्ष्मी गौतम जी में भी दिखती है। तो विजय लक्ष्मी गौतम जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूरे देश में पूरी तरह से किया कुछ नहीं जा रहा है, दिखाया लंबा जा रहा है, झूठ चारों तरफ परोसे जा रहे हैं, धूल की रस्सी बनाई जा रही है, इसे क्या हम ये मान के चलें कि वास्तव में हम झूठ युग में आ गए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर आपका। और वाकई में ये सब कुछ जो सरकार है, ये झूठ का पुलिंदा ही प्रस्तुत कर रही है। मनवादी सरकार है ये, जब से सत्ता में आई है तो कुछ न कुछ झूठ देती रहती है। जैसे कि कहा कि भाई मैं काला धन लेके आएंगे, कहाँ गया काला धन? नहीं आया। उसके बाद देश में ही है काला धन लोगों के पास, नोटबंदी कहाँ नहीं मिला काला धन। इसी तरह अब देखिए ये लॉकडाउन किया है, इस टाइम पे हमारे देश के मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं, इतने लाचार हैं। उनकी लाचारी तो हम लोगों ने बहुत देखी है, लेकिन इतनी उनकी इतनी बेबसी आज तक हम लोगों ने नहीं देखी है। और 50 के बाद इनका जो आत्मबोध जागा और एक 20 लाख का पैकेज इन्होंने हम लोगों को दिया यहाँ पर। तो सोचने वाली बात है कि इस पैकेज में भी क्या है। इस पैकेज के नाम पे उन्होंने सिर्फ कर्ज दिया है, और ये जो कर्ज है उसमें भी क्या है, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि क्या नाम है, इसमें को पहले का भी जो हमने आपको दिया था उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि जो 9,74,000 करोड़ तो आरबीआई ने पहले ही डाइल्यूट कर दिया था, बचा कितना? 10,26,000 करोड़ का बचा राहत पैकेज, और उसकी कर्ज के रूप में दिया जा रहा है। सोचने वाला बात के पास कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ कर्ज देके अपनी इतश्री समझना चाह रही हैं। कर्ज देके किसानों को, मजदूरों को, सबको देखिए बेचारे इसी में आत्महत्या करने लगते हैं। मैं विदेशों में देख रही हूँ कि वहाँ की सरकारें, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, वहाँ की सरकारों ने आर्थिक पैकेज दिया है, वो कैश के रूप में दिया है उन्होंने, कि हर व्यक्ति निश्चित राशि उनके बैंक खातों में डाल दी गई है ताकि उनके नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन हमारे में क्या हो रहा है, हमारे देश की सरकारें जो हैं आंख नाक कान बंद की हैं, उनको गरीबों से, नौकरी पेशा से, किसी से कोई मतलब है नहीं है। बस सिर्फ ये है कि सिर्फ झूठ और झूठ ही परोसे।
अब देखिए कितने हमारे समाज के लोग मर रहे हैं, कि क्या दुर्दशा हो रही है। इसी पे मैं 2 लाइनें बोलूंगी कि सितमगर लो आंखें कि हम बुनियाद के पत्थर, सितम लो आंखें कि हम बुनियाद के पत्थर, अगर हम हिल गए तो महल का अंजाम क्या होगा। और मजदूरों और किसानों का स्वाभिमान जिस दिन जाग जाएगा, तुम्हारे चाय के प्याले में भी तूफान आएगा। तो कहने का मतलब है, अब अगर जब मजदूर ये जागेंगे तो ये जो मनुवादी सरकार है, जिन्होंने मजदूरों की दुर्दशा कर रखी है, वो इनको दिखा देगी कि मैं क्या चीज हूँ। कहने का मतलब है, देखिए उनके पास नौकरी है ना, क्या नाम है, पैसा है, ना ही अनाज है, तो वो बेचारे जाए तो जाए कहाँ। भाई पैसा मिल नहीं रहा है, तो मिल नहीं रहा है, तो अपने उन्होंने सोचा कि हम अपने गृह राज की तरफ पलायन करें। अब गृह राज जाना है तो उनको कोई साधन नहीं मिल रहा है, सरकार ने साधन नहीं मुहैया कराया है, पैदल रास्तों पे चले जाए हैं। सरकार की मंशा ये है कि गरीबों और किसानों और मजदूरों को इस हद तक निचोड़ दिया जाए कि वो केवल 2 रोटी को खाने को क्या समझे, इससे ज्यादा वो कुछ सोच ही ना समझे। है कि ये सरकार जो है हर तरह से नाकाम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौट करके आते हैं विजय लक्ष्मी जी आपके पास। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी से एक प्रश्न ले लेते हैं कि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, हमारे देश में तकरीबन 6000 ट्रेन थी जो मल्टीपल करके चलती थी, और उससे जो आंकड़ा है, एक दिन में तकरीबन 3 करोड़ लोग देश के कोने कोने में जाते थे। और आज तकरीबन 15 दिन से ट्रेनें चल रही है। हमारे पीयूष गोयल साहब, जो रेल मंत्री की भी जिम्मेदारी उनके पास है, वो कहते हैं कि हमने 14 से 15 लाख लोगों को घर पहुंचाया है। 15 दिन में 14 से 15 लाख लोगों को घर पहुंचाया है। अब जब करीब 28 करोड़ लोग पूरे देश में फंसे हैं, बड़े बड़े शहरों में फंसे हैं, कबाल सिटीज जिनको आपने नाम दे रखा, उसमें फंसे हैं 28 करोड़ लोग, और 28 करोड़ लोगों को घर पहुंचाना है। और आप हमें ये सपने दिखा रहे हैं, ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने जो ट्रेन चलाई है, 1000 ट्रेनें चलाई हैं, 1000 ट्रेनों से हमने 14 से 15 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाया है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये गरीब लोगों को जो घर जाना चाहते हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो पीड़ित हो रहे हैं, उनको ये लग रहा कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, प्राण निकलने से पहले मेरी लाश या घिसटता हुआ शरीर मेरे माँ के पास पहुंच जाए, मेरे गांव में पहुंच जाए। ऐसे लोगों पे ये हथौड़ा चलाने जैसा बयान है या नहीं, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी? देखिए राणे साहब, स्थिति ये है कि इसकी पृष्ठभूमि में आपको जाना पड़ेगा कि आखिर ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई। एक बहुत पहले आपका लेख मैंने पढ़ा था, और उस लेख को भी मैंने पोस्ट किया था, मैंने उसको सर्च भी किया था, उसमें बहुत सारी बातें आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना इस देश में आया नहीं है, लाया गया है। और कोरोना लाने का एक उद्देश्य था कि ये जो झूठी सरकार है, झूठ बोलते बोलते बलते अपने जाल में इतनी फंस गई थी और हर मोर्चे पर इतनी विफल हो गई थी कि उसको, इस देश की जनता को बरगलाने के लिए एक और नया हथियार चाहिए था। और इसी नाते नमस्ते ट्रंप किया गया। और जो सभी लोग जानते हैं कि कोरोना चाइना से आना शुरू हुआ, पहला अपने वहां जो मरीज आया केरला में, वो 30 जनवरी को आया। सरकार ने चाहा होता कि इस देश में कोरोना न आए, इस देश के बहुजनों की ये दुर्दशा न हो, तो शायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सिर्फ रोक लगा दिया होता बाहर से आने वाले लोगों को, तो शायद ये कोरोना इस देश में न आया होता। लेकिन इनको तो नमस्ते ट्रंप कराना था, इनको मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी बदौलत, जिन पूंजीपतियों की बदौलत ये सरकार में आए हैं, उन पूंजीपतियों को मुफ्त में विदेश से लेकर के इस देश में सैर कराना था। तो कोरोना को तो हवाई जहाज पे चढ़ा करके लाया गया और फ्री में लाया गया।
लेकिन इस देश के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समय तक नहीं दिया गया। और मैं ये भी बता दूं कि एक साजिश और भी चल रही है। अब साजिश ये चल रही है कि आपने देखा इस बार कि चौथे लॉकडाउन की घोषणा महामहिम ने नहीं की। हर बार आते हैं, मन की बात करते हैं, 3 लॉकडाउन की घोषणा तो की, चौथे की घोषणा करने महामहिम नहीं आए, देश के चौकीदार नहीं आए। उसकी घोषणा वैसे ही पेपरों के माध्यम से हुई। इनको ये लग रहा है कि ये मामला इनकी औकात से बाहर चला गया है, तो अब सारी जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर डाल करके अपने आप को बचाना चाहते हैं कि राज्य सरकारें तय करें कि हर चीज कैसे वो व्यवस्था करेंगी, मजदूरों की व्यवस्था कैसे करेंगी, जबकि जो देश स्तर पर संचालित सेवाएं हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है। और सबसे ज्यादा जिनसे यात्राएं होती हैं, करोड़ों लोग रोज यात्राएं करते हैं, वो रेल माध्यम जो है केंद्र सरकार के पीयूष गोयल के हाथ में है। और आज ये कहना, सरकार ये चाही होती तो जिस दिन 19 तारीख को पहली बार ये मन की बात कहने के लिए आए और 22 तारीख को इन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और पुनः 25 तारीख के बाद से इन्होंने लॉकडाउन का आह्वान किया, अगर ये चाहे होते तो 19 से 25 के बीच में ही सारे लोगों को ट्रेनों के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचा दिए गए होते। लेकिन इनको ये पता था कि जनता हमारी बात मानेगी, इसी नाते ताली पिटवाया, थाली पिटवाया, रोशनी जलाया। लेकिन पब्लिक है, उसको भूख भी लगती है और पूंजीपतियों जो इनके दलाल हैं वो बहुत दिनों तक, मैंने ये पिछली बार भी आपसे ये कहा था, इस सरकार की अपनी कोई व्यवस्था इन पब्लिक को खाने के लिए, मजदूरों को खाने के लिए नहीं है। ये जो भी कार्य कर रहे हैं स्वयं सेवी संस्थाएं कर रही हैं और स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम पर ये सारी वाहवाही लूट रहे हैं। देहातों में जो भी मनरेगा के माध्यम से, जिस मनरेगा को ये सबसे बड़ा लाभ बताते थे, उस मनरेगा के माध्यम से आज नौकरी देने की बात करते हैं। और राष्ट्र की बात तो छोड़िए, अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री तो अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बढ़ गया है। वो 10 दिनों में 50 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। अभी 10 लाख लोगों को प्रदेश में ला नहीं पाया और 25 लाख लोगों को रोजगार दे दिया मनरेगा के माध्यम से। तो सवाल ये है, इन झूठों की कौन सी दवाई है? इन झूठों की दवाई यही है कि इस देश की जनता अपना संवैधानिक अधिकारों को प्रयोग करे, इन झूठों को सत्ता से बाहर करे और ऐसे लोगों को लाए जो सचमुच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के हिसाब से इस देश के सभी लोगों को उनका जो यथोचित अधिकार है उनको दे सके। ये पीयूष गोयल की जहां तक बात आप करते हैं, पीयूष गोयल तो उसके मनके के एक छोटे से क्या कहते हैं, एक हीरे हैं। वो तो वो बोलेंगे जो नागपुर में बैठा आदमी बोलेगा। ये दिल्ली सरकार वो बोलती है जो नागपुर में बैठा एक आदमी बोलता है। ये सरकार और नागपुर में बैठा जो आदमी है उसका डीएनए क्या है? उसका डीएनए ये है कि अपने पुराणों को, आपने वेद की बात कही, इनके पुराणों को, वेदों को जिनको ऋग्वेद कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि इनकी संस्कृत ही ईसा के पहली शताब्दी में आई है। और जब संस्कृत ही ईसा के पहली शताब्दी में आई है तो फिर इनके वेद पुराण कब के आए हुए, आप अंदाजा लगा लीजिए। इनका नाम पुराण इसलिए रखा गया कि ये प्राचीन समझे जाएं और आदिकाल के समझे जाएं, जुगों जुगों के समझे जाएं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश का इतिहास, इस देश का भूगोल अब जमीन के नीचे से निकल करके बाहर आ रहा है और इस देश का बहुजन समाज अब इनके भुलावे में रहने वाला नहीं है। वो अपने इतिहास को जानने लगा है। और बाबा साहब बराबर ये कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो न तो अपना वर्तमान बना सकता है, न तो अपना भविष्य बना सकता है। तो अब इतिहास को जानने की जरूरत है और वो इतिहास इनके माध्यम से नहीं, इनके झूठों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपना इतिहास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से, फूले के माध्यम से, पेरियार के माध्यम से, साहू के माध्यम से। और इस देश को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, मौर्य काल के इतिहास के माध्यम से जब आप जानना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश के बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए ये कितना उपाय किया। आज देख लीजिए, शिक्षा की दुर्व्यवस्था, शिक्षा में 90% बजट काट दिया गया। इनके पास कुंभ के लिए 4000 करोड़ है,
लेकिन शिक्षा में ओबीसी एससी को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसे नहीं। इनको इस प्रदेश के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पैसे हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए पैसे नहीं, जहां से बहुजन समाज शिक्षित होता है। अब इनका पूरा उद्देश्य यह है कि इस देश के लोगों को साक्षर न होने दिया जाए, शिक्षित न होने दिया जाए। बाबा साहब ने जो इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के सभी लोगों को 14 साल या 15 साल तक के लोगों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात कही थी, उसको भी ये समाप्त करने पर तुले हुए हैं। और ये तो पूरे देश के संविधान को ही समाप्त करने पर तुले हुए हैं। तो आज की स्थिति जो है लॉकडाउन में, इसीलिए इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं कि आप विरोध कर नहीं सकते हैं। और श्रमिक देखिए, अभी श्रमिकों का जो सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की थी, उनके काम के घंटे, उनके जो अधिकार थे, उसको भी समाप्त करने का कुछ समझा जा रहा है। तो मैं आपसे इस वाय साहब के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये झूठों की सरकार, इनके डीएनए में झूठ भरा पड़ा है। और मैंने एक जो बात कहा है कि इनके ये लोग झूठ को भी आईना दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है कि हम आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से, लोगों के बीच में जाकर के माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से लोगों को ये बताने का काम करें कि ये देश आपका है, इस देश की सुरक्षा करनी आपकी जिम्मेदारी है, इस देश के संविधान की जिम्मेदारी आपकी है। और आने वाले दिनों में इन झूठों को इस देश से बाहर खदेड़ने की जरूरत है, जहां से आए थे वहीं भेज देने की जरूरत है, तभी इस देश का भला होगा। जी डॉक्टर साहब, हम फिर आते हैं आपके पास। डॉक्टर साहब देखिए, ये प्रकृति का नियम है, इसीलिए कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को दोनों को साथ रहना चाहिए। और अक्सर जो अलग हो जाता है, जो पुरुष स्त्री के बगैर रहता है, तो मजबूरी उसकी है, उसको भी अपने मन की बात रेडियो से ही कहना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, क्या करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इब्ने साहब, हम आपके पास आ रहे हैं। इस समय जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत हैं। जब आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, सारा का सारा मुस्लिम पे फोकस किया जाता है, मुस्लिम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उस समय जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं कि आखिर उनके हथकंडों को कैसे फेल किया जाए। तो इस दिशा में आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं जिससे उनके हथकंडे कामयाब न होने पाए और उनकी शरारतें कामयाब न होने पाए? वो उनकी जो फिरका परस्ती है, वो फिरका परस्ती के हथियार सफल न होने पाए, वो किसी का कत्ल न करने पाए, इस कत्लो गारत में इस मुल्क को न बदल दें। तो आप इस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं, या आपके लोग क्या काम कर रहे हैं? आप जैसे शहीदों के परिवार का चूंकि सम्मान बहुत होता है, लोग उस समय आपकी बात मानते हैं, तो इस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं? इब्ने साहब, इब्ने साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? इब्ने साहब, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है हेलो हाँ सर, आ गए नहीं आई आवाज, आई सर, आई आवाज आई। तो मेरा प्रश्न आपने सुन लिया या मैं रिपीट करूं? नहीं सर, रिपीट करिए, आपकी आवाज वॉइस कट रही थी बहुत ज्यादा, आप रिपीट कर दीजिए दोबारा। मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह के माहौल है, इस माहौल में मुस्लिम के खिलाफ पूरी तरह से साजिश की जा रही है, कुछ को अलग थलग रखा जाए। ये सच है कि मुस्लिम को अलग थलग रखने की कोशिश केवल उनकी नहीं है, उनकी कोशिश इस देश के जो सबसे बड़े आबादी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, और जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके अधिकारों को छीन करके 1% गद्दार उद्योगपतियों के हाथ में पूरी संपत्ति चली जाए, और 2% हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट हैं, इन 3% की हिफाजत के लिए ये सरकार काम कर रही है। और इन्हीं की रणनीति है कि मुस्लिम को बदनाम किया जाए ताकि हम अपना काम करते रहें, और जितना भी लूट खसोट करना है, लूट खसोट करते रहें। तो इस दिशा में आप ये बताइए कि इनकी साजिश से बचने के लिए क्या उपक्रम आप लोग करते होंगे? देखिए सर, ये तो इन लोगों का शुरू से साजिश करने का काम रहा है। पहले इन्होंने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ में साजिश की, उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे, शिक्षा तक उन्हें नहीं देना चाहते थे, कोई भी ऐसा कार्य कि जिससे वो आगे बढ़ सकते थे वो बिल्कुल नहीं करने देना चाहते थे।
उनको हमेशा मतलब बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, अगर भारत के अंदर मुस्लिम समाज नहीं होता तो आज अनुसूचित जात के जो व्यक्ति हैं ना, ये उनको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देते। या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान के अकॉर्डिंग उन्हें छूट दी गई है, अगर संविधान भीमराव अंबेडकर साहब के अलावा किसी और ने लिखा होता तो शायद अनुसूचित जात का पायदान बहुत नीचे होता का, जो क्योंकि संविधान को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदल तो सकता नहीं, लेकिन अब इनका पहली कोशिश ये है कि पहले मुसलमानों को तितर बितर कर दो, क्योंकि मुस्लिम समाज और अनुसूचित जाति का समाज जो पिछड़ा समाज है, ये शुरू से ही एक गांठ में बंध रहा है। इनकी कोशिश हमेशा ये है कि पहले मुसलमान को अलग करते हैं और उसके बाद में अनुसूचित जात का व्यक्ति जो फिर उसको खदेड़ना चालू कर देंगे। अब उनको खदेड़ने का क्या कारण है? उनका कारण ये है कि इनके जहन में ये बात है कि भाई ये अब लोग शिक्षित भी हो गए, पढ़े लिखे भी हैं और बुद्धि भी काफ़ी है इनके अंदर, और हर गवर्नमेंट जॉब में, राजनीतिक में, सब जगह इनकी भागीदारी है। बहन कुमारी मायावती भी प्रदेश की मुख्यमंत्री कई बार बन चुकी हैं। अब ये किस तरीके से उन्हें तोड़े, तो इन्होंने पहला पायदान जो मुस्लिम को पकड़ लिया है कि पहले जो मुस्लिम है जो इनकी सपोर्ट में आते हैं, पहले उन मुस्लिमों को तोड़ दो, उसके बाद में फिर जो है हम अनुसूचित जात और पिछड़ी जात वाले व्यक्ति को देखेंगे और पूरी तरीके से जो स्वर्ण समाज है फिर अपना भारत के अंदर राज करेगा। लेकिन ये थोड़ा गलतफहमी के शिकार है, ऐसा होगा नहीं। सर देखिए, हमारे ऊपर भी बहुत सारे लांछन लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन लांछनों से निपटने के लिए हमने 2-4 संस्थाएं बनाई हैं। हमारी पहली संस्था है INF, इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन, जो सीधी संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है, और हमारा लक्ष्य यही है कि अगर किसी को मात देनी है तो उसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसके बलबूते पे हम अपनी बात रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो मुस्लिम समाज और अनुसूचित जाति का समाज है, ना तो इसके पास अच्छी खेती है, ना इसके पास अच्छा व्यापार है, और ना ही इसके पास पीछे से कोई संपत्ति जो पुरखों की है वो बची हुई है। तो हमारे पास जो एक सबसे बड़ा हथियार है वो हथियार है शिक्षा का। अगर हम शिक्षित होंगे उसके बावजूद हम इनको जवाब देंगे। तो साहब देखिए, परेशानी तो होती है और बहुत ज्यादा दुख भी होता है कि जगह जगह हमें मतलब गद्दार कहा जाता है और बार बार हम लोगों को मतलब इतनी यातनाएं झेलनी पड़ रही कि हमारा कोई मुस्लिम समाज का। चलिए हम फिर आपके पास आते हैं इब्ने साहब। विजय लक्ष्मी जी से हम एक राय ले लेते हैं, उनके एक प्रश्न कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी, एक बात उभर करके आई, इब्ने साहब ने एक बात तालीम पे बड़ा जोर दिया, लेकिन तालीम को जिस तरह से आम लोगों की पहुंच से दूर किया जा रहा है, सबसे पहले तालीम को आम लोगों की पहुंच से या पूरे लोगों की पहुंच से दूर किया जा सके, इसलिए पूरे देश में IIT कॉलेज खोले गए और इसकी शुरुआत उसी गुजरात से हुई। गुजरात में ये कहा गया जितने कॉलेज आप बेहतर बनाइए, फीस आपको ₹1,00,000 चाहिए, ₹2,00,000 चाहिए, हम देंगे, लेकिन उस विद्यालय में, उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं आना चाहिए, या जिसका स्टेटस इतना नहीं है कि वो इतनी फीस दे सके, वो नहीं आना चाहिए। इस तरह के विद्यालयों की स्थापना बाकायदा की गई और 1980 के बाद से बड़े लंबे पैमाने पे ये की गई, लेकिन 80 के बाद से वो प्रचलन में नहीं आया। पहली बार प्रचलन में आया था 1999 में, जब धीरू भाई अंबानी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की परमिशन दी गई। उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उस समय उन्होंने शिक्षा निर्धारित करने के लिए एक कमेटी बनाई, तो उस कमेटी का चेयरमैन आज गोदरेज को बनाया और वाइस चेयरमैन अनिल अंबानी को बनाया। बाकी सब लोग मेंबर थे उसमें, आनंद महिंद्रा भी मेंबर थे, बहुत सारे मेंबर थे। तो आप ये बताइए, जब उद्योगपति लोग शिक्षा के लिए एक नीति निर्धारित करेंगे तो उसमें शिक्षा लोगों के, उसमें लोगों को शिक्षा मिलेगी या व्यवसायीकरण किया जाएगा, या व्यवसाय की पढ़ाई कराई जाएगी, या उस जो संस्थान है उन संस्थानों को ही व्यवसायिक केंद्र बनाया जाएगा? विजय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी।
चलिए डॉक्टर साहब, आप ही से हम इसका जवाब ले लेते हैं। जिस तरह से पूरी तरह से कॉमर्शलाइज किया जा रहा है शिक्षा को, तो निश्चित तौर पे वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। तो इस भागम भाग में जो शिक्षा को पूरी तरह से उच्चीकृत करने के नाम पे पूरी तरह व्यवसायीकरण किया जा रहा है, इससे देश को, चूंकि पूरे लोगों को, आम आदमी तक, साधारण व्यक्ति तक भी शिक्षा पहुंच सके, उसके लिए फिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए या क्या कोशिश होनी चाहिए, और कोशिश नहीं तो सरकार पे अगर दबाव बनाया जाए तो किस आधार पे दबाव बनाया जाए। जिस तरह से आपने एक उदाहरण बताया था कि उच्च शिक्षा 2016-17 का जो बजट उच्च शिक्षा का था वो 2743 करोड़ का था, लेकिन जैसे ही 18 मार्च को सरकार का गठन हुआ, गठन होने के बाद जो 17-18 के लिए बजट पास किया गया, उस बजट में 2743 करोड़ बजट के बजाय सिर्फ 741 करोड़ का बजट उच्च शिक्षा के लिए रखा गया। तो आप इसे किस दिशा में देखते हैं? ये शिक्षा को जो सरकारीकरण है, जो शिक्षा के राष्ट्रीयकरण हो गया है शिक्षा का, विश्वविद्यालयों का, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, उनको खत्म करने की एक साजिश तो नहीं है? एक्चुअली राणे साहब क्या है, इस बात को समझने के पहले हमको ये समझना जरूरी है कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 3 मंत्र बताए थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और उनको उन्होंने अपने संविधान की मूल धारा में मूल अधिकार के रूप में दिया था। इस देश की सरकारों को ये मजबूर किया था संवैधानिक रूप से, इस देश में रहने वाले सभी लोगों को, सभी समुदाय, सभी समाज के लोगों को, 15 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दें, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकारों ने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, और इसी नाते बाद में जब उन्होंने ये देखा कि धीरे धीरे लोग पढ़ करके संवैधानिक अधिकारों को जानने लगे हैं, और संविधान ने जो उनको हक हिस्सा दिया है उसके माध्यम से स्कॉलरशिप पा करके, रिजर्वेशन पा करके और प्रमुख जगहों पर पहुंच करके संविधान की व्याख्या करने लगे हैं, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को घुसेड़ने का प्रयास किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि इसकी शुरुआत नरसिम्हा राव के जमाने से शुरू हुई। हमारे वहां गोरखपुर विश्वविद्यालय, मैं उदाहरण दूं आपको, गोरखपुर विश्वविद्यालय, जब हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहां क्या कहते हैं, संबद्धता के मामले में, और मात्र 217 कॉलेज थे विश्वविद्यालय के अंतर्गत, और विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र मिर्जापुर से लेकर के बाराबंकी तक और बनारस से लेकर गोरखपुर तक। और आज की स्थिति यह है कि जितने एडेड कॉलेज हैं उससे कई हजार गुना संख्या में नहीं, 1000 गुना प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज खुल गए, और प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजों में रिजर्वेशन की धज्जियां उड़ रही हैं, स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है, और जानबूझ करके ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। जैसे मैंने बताया कि शिक्षा का बजट काट दिया गया, इतना ही नहीं, पिछड़ी जात के विद्यार्थियों को जो बजट दिया जाता था स्कॉलरशिप के रूप में, इस बार योगी जी ने एक नया नियम लाया कि जो बच्चे 60% से ऊपर पाएंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, और फॉरवर्ड क्लास के जो लड़के 45% से ऊपर पाएंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो फॉरवर्ड क्लास के बच्चों को पूरी की पूरी स्कॉलरशिप दी गई है, और अनुसूचित जात के और पिछड़ी जात के सिर्फ उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है जिनका परसेंटेज 60% से ऊपर था। दूसरी चीज इन्होंने ये किया कि एजुकेशन का 90% बजट काट दिया, और ये कहा कि सभी संस्थाओं को अपने अंदर ये ऐसे व्यवस्था पैदा करनी पड़ेगी कि वो अपने कर्मचारियों को फीस दे सके। आप ये देख लीजिए कि 2011 के बाद से ही सारी नियुक्तियां क्लास 3 और 4 की रोक दी गई हैं। आज तक क्लास 3 और 4 की नियुक्तियां 2011 के बाद से नहीं हुई, जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा SC OBC के माइनॉरिटी के लोग होते हैं क्लास 3 और क्लास 4 के। तो नियुक्तियां इसलिए रोक दी गई कि ये लोग नौकरी में ना आने पाए। और अभी तो नए बजट में, केंद्र के नए बजट में, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक प्रश्न ले लें आप
2011 से आप कह रहे हैं इन सारी नियुक्तियों पे पाबंदी लगाई गई, तो इसका मतलब जी फिर हम भाजपा को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि 2011 में बसपा की सरकार थी और 2012 में सपा की सरकार आ गई थी। तो फिर नहीं, हम सही है, फिर हाँ ये सही बात आप कह रहे हैं। जो मैं नियुक्तियों की बात कर रहा हूँ क्लास 3 और 4th की, उसकी रोक जी 2011 से लगाई गई थी, और उसका जी कारण ये था कि सरकारें चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो, उसमें शिक्षा जी विभाग तो उन्हीं के हाथ में था, एजुकेशन तो उन्हीं के हाथ में था। बसपा की सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनारायण मिश्रा थे और उच्च शिक्षा मंत्री राकेश तिवारी थे। सपा की सरकार में भी वही हालत थी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री दूसरे पंडित जी महोदय थे। नहीं तो जब अपनी सर... डॉक्टर साहब जरा हमें आप समझाएं, जब जिस जी सरकार के मुखिया बहन मायावती हो, जिस जी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव जी हो, तो उसमें जी एक शिक्षा मंत्री की इतनी मनमानी तो नहीं चलती होगी ना। मैं दोस्त आपको तो जो उदाहरण दे दूं, मुखिया है जी मैं आपको उदाहरण दे दूं, हम लोग भुक्तभोगी हैं इस बात के, इस नाते उदाहरण दे रहा हूं। पिछले सपा की सरकार में एक एक्ट लाया गया, और एक्ट किसने लाया? माता प्रसाद पांडे ने उच्च शिक्षा के विशेष सचिव बीबी सिंह, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, बीबी सिंह को बुलवाया और उसको ये कहा कि एक अध्यादेश लाओ, शासनादेश लाओ, जिससे ये हो जाए कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां विभाग वाइज कराई जाए, और उन विभागों में ऐसी व्यवस्था कर दो कि जो रोस्टर सिस्टम हो वो ये हो कि जब 4 पोस्ट होगी तो 1 पोस्ट ओबीसी को मिलेगी, और 5 पोस्ट होगी तो 1 पोस्ट एससी को मिलेगी। जी अब स्थिति यह हो गई कि उतनी समय 3 यूनिवर्सिटियां खुली, एक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी खुली, एक बलिया में यूनिवर्सिटी खुली, और एक प्रयाग मतलब इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी खुली। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 84 पद विज्ञापित हुए, और हर विभाग में 3-2-1 का पद, 3 लेक्चरर, 2 रीडर और 1 प्रोफेसर का पद विज्ञापित हुआ। परिणाम यह हुआ कि 84 में से सिर्फ कॉमर्स डिपार्टमेंट में 4 पद विज्ञापित हुआ था, इस नाते 1 पद ओबीसी को गया, शेष 83 पद जो चला गया वो ओपन चला गया। और आजकल ओपन का मतलब मेरिट नहीं मानी जा रही है, ओपन का मतलब माना जा रहा है कि फॉरवर्ड क्लास के लिए रिजर्व हो गए। जबकि एक्ट में साफ लिखा है उसकी धारा 3(6) में कि 50% मेरिट से लिया जाएगा, 50% रिजर्वेशन से लिया जाएगा। लेकिन आजकल स्थिति नौकरियों में, डॉक्टर साहब मैं यही समझना चाह रहा हूं कि अगर कोई काम 2011 से बंद हो जाए, 2011 से रोक लगा दी जाए, 2011 में 2012 तक बसपा की सरकार थी, 2012 के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार हुई, तो जो एक्ट बनता होगा बगैर कैबिनेट में गए तो कोई एक्ट बनता नहीं होगा, और जब भी कैबिनेट में जाता होगा। मैं बताऊं आपको कि एक्ट में नहीं बना था, ये शासनादेश के माध्यम से हो गया था। जो शासनादेश के माध्यम से ये हो गया था, शासन में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रोज नया अड़ंगा लगाते हैं अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोगों के बीच में। और जैसे मैंने कहा कि उदाहरण दिया, माता प्रसाद पांडे ने करवाया था, मेरे सामने ही बीबी सिंह को बुलवाया और कहा कि ये आदेश कर दो। मैंने बड़ा विरोध भी किया था इस बात का, उसके लिए हम लोगों ने मुकदमे लड़े। लेकिन जो मामला एक बार मुकदमे में फंस जाता है, आज भी 1994 का एक्ट जो मान्यवर कांसीराम साहब के समय और मुलायम सिंह जी यादव जी के समय बना था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन नियुक्तियों में आज भी देखिए ओवरलैपिंग खत्म कर दिया जा रहा है। हायर एजुकेशन में भी, मिडिल एजुकेशन में भी, प्राथमिक एजुकेशन में अभी जो 69,000 भर्तियां आई हैं उसमें भी ये जो ओवरलैपिंग थी वो भी खत्म कर दिया जा रहा है कि अनुसूचित जात या पिछड़ी जात की जिनकी मेरिट जनरल मेरिट से हाई जाएगी उनको ओपन कैटेगरी में न लेकर के उनकी कैटेगरी में किया जा रहा है। यानी कि 50%। ये डॉक्टर साहब ये एग्जाम्पल तो हमारे पास पड़ा है। विजय लक्ष्मी जी आपके पास आवाज आ रही है क्या हमारी? चलिए
एक उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक भर्ती हुई, जिसमें जी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई। तो उसमें जी जो कट ऑफ लिस्ट थी, कट ऑफ लिस्ट जो डिसाइड किया गया वो पिछड़ों की 125.25, शेड्यूल कास्ट जी की 114.14, लेकिन जो जी जनरल की कट ऑफ लिस्ट थी वो 105.05 थी। जी तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में एक तो योग्यता योग्यता को भी ताक पे रख दिया गया। जब योग्यता की बात की जा रही है तो 125 नंबर 120 नंबर वाला अगर कोई हमारे यहाँ उपलब्ध है तो 105 वालों को नहीं लिया जा सकता, जहां योग्यता की बात की जाए। और ओपन कैटेगरी में जब कंपटीशन हो तो निश्चित तौर पे 120 नंबर वालों को वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन ये यहाँ हुआ, और ये यहाँ हुआ, यहाँ होने के बावजूद हमने तो कई मर्तबा इस बात को उठाया, तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप कोर्ट चले जाइए। हमने बल्कि उस मीडिया पे ही इस बात को उठाया कि आप ये बताइए, हम कोर्ट तो चले जाएंगे, कोर्ट जाना अलग बात है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे क्या करना है। लेकिन जब हम आपके सामने ये घटना लेके आ रहे हैं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते, और जो लोग हमारे संविधान में आर्टिकल 19 की जो टिप्पणी की गई है, तो खासतौर से मीडिया के लिए टिप्पणी की गई है कि मीडिया को कोई भी खबर प्रसारित करने से पहले पूरी तरह से जांच परख लेना चाहिए, ये खबर सच है या नहीं है। तो हम आपको अगर एक सच खबर दिखा रहे हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप इस सच खबर को बाहर तक ले जाइए। परंतु उनमें ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं, नैतिकता नहीं था। तो इसीलिए हमने ये तय किया है कि जो मीडिया हमारी खबर को, सच खबर को नहीं दिखा रहा है, सच खबर को दिखाने की जिम्मेदारी हम लेंगे। और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर हमारे पास संसाधन बड़े पैमाने पे उपलब्ध ना हो तो जो छोटे छोटे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन छोटे छोटे संसाधनों को बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करना चाहिए। और यकीन आप मानिए, हमने ये तय किया है और हमारी पूरी टीम ने तय किया है कि वॉइस ऑफ मानवता को एक साल के अंदर, पूरे एक साल के अंदर दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों में, अमेरिका, कनाडा, इंडिया और इंडिया के कोने कोने में नंबर 1 का चैनल बनाने की हमने जिम्मेदारी ली है। और इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, क्योंकि सच दिखाने का जो हमने प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, झूठ को आईना दिखा करके शर्माने की, उसको सर में ढकेलने के प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, उससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक बात जो आपने सबसे पहले शुरू की थी उस पे हम आते हैं। जैसे आपने कहा था कि ये तो लाला लाजपत राय जब बार बार स्वराज 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 की बात किया करते थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया था कि स्वराज हैज गॉट नो सिग्निफिकेंट अनलेस एस्टेब्लिश्ड कास्टलेस सोसाइटी। जब तक जात विहीन समाज की स्थापना न कर दी जाए, किसी स्वराज का कोई मतलब नहीं होता है। वहां स्वराज नहीं चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। और इसी लोकतंत्र पे आप आज खतरे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, इस लोकतंत्र पे जो खतरे हैं, उस लोकतंत्र को बचाने के क्या कवायदे हैं, क्या तरीके हैं, किन रास्तों से बचाया जा सकता है? ये लोकतंत्र पे जो खतरे हैं साहब, वो सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान की जो मूल भावना है, अगर हमारे अनुसूचित जात, पिछड़े जात, इसी नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कहा करते थे और मान्यवर कांसीराम साहब भी कहा करते थे कि जो समाज शासक होता है उस समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होते। अंग्रेज मुट्ठी भर थे, अंग्रेज इस देश में शासक थे, लेकिन कभी अंग्रेजों के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं हुआ। और वर्तमान में जो शासक लोग हैं वो भी मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो हमारा जो लोकतंत्र है, जो हमारे लिए बनाया गया है, विशेष रूप से इस देश के बहुजनों के लिए बनाया गया है, जो हजारों साल से पीड़ित दुखी रहे हैं, उन्हीं के लिए लोकतंत्र बनाया गया था, संविधान बराबर का विधान बनाया गया था। तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो हजारों वर्ष की जो पीड़ित मानवता थी,
जिसको एक संविधान के रूप में पिरो करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, उस संविधान को जिससे गौतम बुद्ध के मानवता का संदेश लेकर के, साहू जी महाराज के आरक्षण न कहिए भागीदारी के संदेश को लेकर के, फूले जी के शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के बाबा साहब ने जो ये भारतीय संविधान का निर्माण किया था, वो बहुजन समाज, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए किया था। तो आज बहुजन समाज के लिए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय महत्वपूर्ण तभी हो सकता है जब ये बहुजन समाज मिलकर के भारतीय संविधान को बचा ले जाए। और आज भारतीय संविधान खतरे में है, उसी नाते लोकतंत्र भी खतरे में है। और अब तो ये बातें होने लगी हैं, इस देश की चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर आज ये कहने लगा है कि आने वाले 10 सालों में जो देश की स्थिति हो रही है, अगर ऐसी स्थिति रहे तो लोकतंत्र में चुनाव कराने की जरूरत नहीं है और जो कुर्सी पर बैठा उसको बैठा रहने दिया जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस देश के लोकतंत्र को कहां ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक ही बार इस देश के अगर ये लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए तो सिर्फ राजतंत्र नहीं आएगा बल्कि मनुतंत्र आ जाएगा। और उससे बचने का एकमात्र उपाय ये है कि इस देश का बहुजन समाज, जो बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन सुखाय, बहुजन समाज के हित के लिए जो संविधान, भारतीय संविधान बना हुआ है, उस संविधान की सुरक्षा करें, इस देश की शासन प्रशासन अपने हाथ में ले और तभी इस देश के सभी लोगों का भला हो सकता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी। निश्चित तौर पे जो जरूरतें इस देश की हैं, जरूरतें इस देश की ये हैं कि किस तरह से शिक्षा के महत्व को बनाए रखा जाए, शिक्षा को सार्वजनिक किया जाए, शिक्षा को समाज के हर कमजोर, हर स्तर तक ले जाया जाए और किस तरह से न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, न्यायालयों में चरित्र पूरी तरह से पनपे, क्योंकि अभी दिखता है कि न्यायालयों में चरित्र नहीं रह गया है। जिस चरित्र की बात की जा रही है न्यायिक प्रक्रिया में, लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम ने वहां न्यायालयों में पूरी तरह से मॉरलिटी को, नैतिकता को खत्म कर दिया है। इसलिए हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए, इस बात की मांग रखनी चाहिए कि जिस तरह से यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हमारे देश के सबसे बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, सबसे बड़े अफसर जाते हैं, उसी तरह से जब प्रदेशों में यूपीएससी, प्रदेशों में स्टेट के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और अन्य राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, और उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन जे होता है, जुडिशियल होता है, उसी तरह वॉइस ऑफ मानवता ये मांग जरूर करता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल की यहाँ स्थापना होनी चाहिए, उसके बकायदा एग्जाम होने चाहिए। एग्जाम पास करने के बाद जो भी वहां पहुंचेगा निश्चित तौर पे उसके अंदर कहीं ना कहीं न्याय के प्रति नैतिकता जरूर वो प्रदर्शित करेगा, और जब नैतिकता प्रदर्शित करेगा तो इस देश की न्यायिक व्यवस्था बची रह पाएगी। और चूंकि इस समय लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ऐसा लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया को ही बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे भयभीत करके किया जा रहा हो, चाहे प्रभावित करके किया जा रहा है, जो भी तरीके हैं, आज ऐसा लगता नहीं कि भारत की धरती से न्यायालयों से न्याय निकलता है। जो भी जाता है वहां दिखता है अन्याय निकलता है, और इस अन्याय के खिलाफ वॉइस ऑफ मानवता अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। और गौतम राणे सागर निश्चित तौर पे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, तब्बा खैर। नमो बुद्धाय, जय भीम।